सुबह खैर, खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आप जहां भी कहीं होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जनाब अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं जब आ रही थी ना तो मैं एक बात सोच रही थी कि डेली लाइफ में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनमें से कई लोग हमारे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और कई लोगों के साथ हमारी नहीं भी बनती। लेकिन ज़िंदगी में लोगों का आना भी और जाना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाते हैं, कुछ आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, कुछ आपका इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताते हैं कि आपने जीना कैसे है। लेकिन हर शख्स आपको कुछ ना कुछ सबक ज़रूर देकर जाता है। इसलिए जनाब आप भी जब लोगों से मिले उनसे सीखें कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपके साथ क्या करते हैं। मोहब्बतें भी बांटें और मोहब्बतें उनसे समेटें भी, क्योंकि इसी तरह ज़िंदगी ने चलना है और हमने भी ज़िंदगी के साथ इसी तरह चलना है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो मोहलिक वायरस ने हमारा तर्ज ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। मशहद से लेकर खेल के मैदान हो या समाजी ज़िंदगी से लेकर तालीम तक, हर चीज़ हमारी बदल गई है। कोरोना के बाइस तालीमी इदारों पर लगने वाली पाबंदी के बाइस तालीम गैजेट्स और स्क्रीन की मोहताज होकर रह गई है। पहले बच्चे सिर्फ मखसूस औकात में टीवी देखा करते थे, मगर मोबाइल फ़ोन और टैबलेट की आमद के बाद बच्चों की निगाहें मुसलसल स्क्रीन के सामने होती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं आयशा शिराज। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आयशा, हम देख रहे हैं कि अब माएँ खुद बच्चों को जो है हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं कि आप इसमें गेम्स खेल लो, आप कुछ भी देख लो, इस पे यूट्यूब पे देख लो। तो कितने घंटे आपको लगता है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहिए एक दिन? देखें, जो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चों की जो उम्र है 3 से 5 साल, ठीक है, उसमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम है पूरे दिन में। अच्छा। और जो इन्फेंट्स हैं जैसे कि 18 मंथ्स टू 2 इयर्स, उसमें तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दें। स्क्रीन टाइम कोई भी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 5 to 7 ईयर्स है वहाँ पर 2 आवर्स का टाइम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पीयर्स को देखें या एडोलेसेंस की एज में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर रहे ना इस चीज़ को, और डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पीयर्स में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, कंटेंट ऑफ स्क्रीन टाइम मैटर्स अ लॉट। अगर आप स्क्रीन टाइम में बच्चों को एग्रेशन दिखा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे की जो वल्नरेबिलिटी है, वो एग्रेसिव टेंडेंसी ज़्यादा, उसकी ग्रोथ होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और अगर आप उसको कंटेंट दिखा रहे हैं कि जिसमें उसकी रिवेलरी है, ये इस किस्म के कंटेंट हैं, तो बच्चे में ज़्यादा वो वाली टेंडेंसीज डेवलप होंगी। अच्छा। सो इसमें लिमिट ऑफ द टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि बच्चे को कितना एक्सपोजर देना है, ठीक है, और आपने उसको कौन सा कंटेंट दिखाना है, ये भी बहुत ज्यादा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन आयशा, हम देख रहे हैं आपसे तो कि 3-3, 4-4 माह के या 6 माह का बच्चा भी कर ले तो आप उसको भी स्क्रीन दिखाते हैं ना, तो बहुत फैसिनेट होता है उस चीज़ से। मतलब वही चीज़ शुरू हो जाती है जब वो बड़े होते जाते हैं, उनकी आदत भी पुख्ता होना शुरू हो जाती है। तो मतलब इसी एज से हमें उनकी एक चीज़ या उनके रूटीन को रेगुलराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखें, ये जो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 2 इयर्स, तब तक तो बच्चे को कोई भी जो रिसर्च एविडेंस मिलता ही नहीं है कि आप बच्चों को दें। आप स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी जो न्यूरो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अच्छा। क्योंकि हिपोकैम्पस की डेवलपमेंट हो रही है या उसके हाइंड ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। ठीक है। जब ब्लू स्क्रीन आपकी आईज में अंदर जाती है, तो बच्चे की आईज में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये तो आपको 2 इयर्स तक तो बच्चे के लिए हाईली रिकमेंडेड कि बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दिया जाए। लेकिन एक्चुअली अब हमारी सोसाइटी में होता है कि जैसे मदर्स बिजी हैं, तो वो बच्चे को एंगेज करने के लिए, बच्चा रो रहा है और उसके लिए कोई उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, जैसे कि कोरोना में रिस्ट्रिक्शन थी, तो बच्चे को चुप कराने के लिए आप उसको मोबाइल दे देते हैं कि जी बच्चा चुप हो गया। बच्चा लाइट से फैसिनेट ज़रूर होता है, लेकिन बच्चे की परसेप्शन डेवलप नहीं होती। सो जब बच्चे की परसेप्शन डेवलप नहीं होगी और उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ADHD डिसऑर्डर है बच्चों का, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बाकी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो 2 इयर्स से नीचे तो बच्चे के लिए नहीं रिकमेंडेड। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जैसे कि 3 इयर्स 4 इयर्स, अब बच्चों की स्कूलिंग भी है, तो उसमें भी 1 आवर से ज़्यादा टाइम रिकमेंडेड नहीं है।
तो वो ये कि जैसे स्कूल्स में शिफ्ट्स हैं कि आपकी 40 मिनट्स की क्लास है, फिर शिफ्ट है, फिर 40 मिनट्स की क्लास है, 30 मिनट्स की क्लास है, तो वो एक अच्छा एक पैटर्न है कि बच्चे का एक्सपोजर भी हो जाता है। और दूसरा, अगर मदर साथ बैठ रही है और उसको बता रही है कि आपने कौन सा कंटेंट देखना है और उसको इंटरप्रेट कर रही है, तो ये ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा है कि वो स्क्रीन टाइम को समझ रहे कि स्क्रीन टाइम का सेफ जोन क्या है और उसको रेगुलेट कैसे करना है। हाँ, तो इसके ज़्यादा मतलब यूजेज से किस तरह की जो है नशोनुमा में मुतासर होता है बच्चा, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह हो सकता है? देखिए, यही स्क्रीन जो टाइम है इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर स्क्रीन का जो कंटेंट है आप उसको एग्रेसिव कंटेंट दिखा रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं कि आपने वीडियो वॉचिंग करवाई है, बच्चे को एग्रेसिव कंटेंट दिखाया और उसके बाद बच्चे ने अपने डॉल्स के साथ या अपने टॉयज के साथ उसको तोड़ा फोड़ा और उसको फेंक दिया, यानी कि उसने वही इमिटेट किया। सो इस एज में बच्चे की मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी उसको कंटेंट दिखा रहे हैं वो उसको एज ए रोल मॉडल लेता है कि ये मैंने इसको इमिटेट करना है। तो अगर रोल मॉडल फ्रेंडली होगा, उसको सोशल इंटरेक्शन एक सपोर्टिव वे में सिखाएगा तो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है। अब ये है कि स्क्रीन टाइम बुरा भी नहीं है, स्क्रीन टाइम के फायदे भी हैं। अच्छा, बच्चों की कोरोना में जैसे बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन, अगर आप टॉयज के साथ उसको इस किस्म की वीडियो दिखाएं एनिमेटेड, तो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, बच्चे की लर्निंग इंक्रीज होती है। बच्चा स्क्रीन से देख के विजुअलाइज लर्निंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन द टाइमिंग ऑफ द स्क्रीन जो टाइम है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसको कितनी देर के लिए दिखा रहे हैं। अगर बच्चा 3-4 घंटे तक लगातार देख रहा है और उसका आपने किस टाइम उसको जो स्क्रीन टाइम है उसका स्टार्ट किया, सोने के वक्त स्टार्ट किया तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, उसका जो है वो बेड वेटिंग और इस किस्म के सिम्टम्स, न्यूरोटिक ट्रेट्स इसके ज्यादा आ जाएंगे। अगर आपने उसके खाने के टाइम स्टार्ट किया तो उसकी एपिटाइट में डिस्टर्बेंस आएगी। लेकिन आजकल के बच्चे तो जब तक उनके हाथ में फोन ना हो वो खाते भी नहीं। हाँ ये जी, हो रहा है क्योंकि हम जो है ना वो मदर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि वो एक वर्किंग क्लास भी है मदर्स की, तो वो बच्चों को, और बच्चे खाते नहीं है, मदर्स का तमाम जो है ना, जैसे मेरा बच्चा भी, मुझे भी यही है कि वो नहीं खाता, तो मैं उसको करने के लिए शुरू में मेरे था कि उसको इसके साथ किया जाए, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप बच्चे को खाने के साथ स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो बच्चे का जो उसका जो फूड की जो क्वालिटी है, फूड का जो ईटिंग हैबिट्स हैं बच्चे की, कि उसने खुद स्पून उठाना है, उसको मुंह में लेके जाना है, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही। ठीक है, उसने तो स्क्रीन पकड़ी हुई है ना और उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन जो उसका आईज मूवमेंट है, जो उसकी मोटर मूवमेंट है, जो उसकी सेंसरी है, से सीख सकता है, मतलब कि किस तरह आपने बिल्कुल महफिल में बैठना है, कैसे बैठना है, उसकी ईटिंग हैबिट सोशल में कैसे, सोशल सराउंडिंग में कैसे होनी चाहिए, वो उस चीज को डेवलप नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं फिर जो गैजेट से ज्यादा जुड़ जाते हैं वो इन तमाम चीजों से दूर होते हैं और खास तौर पर कामयाबी से दूर हो सकते हैं। वो इसमें आपको मिक्स एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि कुछ जो रिसर्चेस हैं वो इसको फेवर करती हैं, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द स्क्रीन टाइम। लेकिन बट अगेन द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च इंडिकेटेड कि अगर आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे की डेवलपमेंट इफेक्ट होगी। इससे सोशल इंटरेक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होती है, बच्चे की लर्निंग इंक्रीज होती है, लेकिन जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है बच्चे की, जो कि इस एज में क्रूशल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो इम्पेयर हो जाती है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल खामोश बैठ के स्क्रीन टाइम ले रहा है तो वो उसको डिस्टर्ब करती है उसके डेवलपमेंट को, और उसने बोलना नहीं है कुछ भी और वो बैठा हुआ है, तो वो एक बच्चों के लिए एक उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा है लर्निंग पर। इसलिए भी सोशल इंटरेक्शन भी है बच्चों की मुतासर हो रही है, घर में बैठे रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, माँ बाप से इवन कि इतना उनका इंटरेक्शन नहीं होता। अगर वो स्कूल से या कहीं से आते भी हैं तो वो सिर्फ अपने गैजेट्स में या अपने कमरे में ही हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो जो स्कूलिंग भी हमारी ऑनलाइन हो गई, तो हम स्क्रीन टाइम को, क्योंकि अगर स्क्रीन की हमारे पास अवेलेबिलिटी ना होती गैजेट्स की तो हम ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकते थे, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे। तो वो उसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट भी है कि हमने बच्चों को शिफ्ट कर दिया है, हमारा लर्निंग मोड जो है वो ऑनलाइन हो गया। अब क्योंकि आप बाहर जितने भी कंट्रीज में देखें वहाँ पर ये जो मैनुअल वर्किंग है बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादातर गैजेट्स ओरिएंटेड ज़्यादा टास्क हैं, तो उसका एक इफेक्ट ये भी है कि बच्चे बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाते हैं और बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है। लेकिन ये कि बच्चा लॉस्ट है तो उसके लिए हम टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं,
जैसे टाइम मैनेजमेंट बच्चे को सिखाएं कि आपका ये टाइम जो है स्क्रीन टाइम है, ये टाइम आपका पढ़ाई का टाइम है, ये टाइम आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ का है, ये टाइम आपका पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ सोशल बॉन्डिंग का टाइम है। तो वो जो टाइमिंग है बच्चा खुद ऑटोमेटिकली उसको भी पता चलेगा कि इसका अच्छा फायदा भी है और इसका नुकसान भी है, और अगर मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगा तो मैं इफेक्ट हो रहा हूँ इससे। तो बच्चे को खुद भी सेल्फ रेगुलेशन उसकी इनहैंस होती है, उसकी इम्प्रूव होती है। क्या कौन फिर उसको बताए कि इसका ये एडवांटेज है, इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये तालीमी इदारे इसमें ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं या वालिदैन ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं? देखिए, हम पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स इज़ द फर्स्ट रोल मॉडल फॉर दी चिल्ड्रन। लेकिन उसमें जो मदर्स हैं, जैसे मदर्स लॉकडाउन में बच्चों का बहुत ज़्यादा था कि काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मदर्स से जो बच्चे ले रहे हैं वो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चों ने बहुत जल्दी लर्न किया। ठीक है, अब स्कूल जो है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, लेकिन स्कूल भी आपको पेस पे लेकर चल रहे हैं कि आपने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी रखना है और आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी असाइन करते हैं कि आपकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट भी हो। सो अगेन कि अगर आपने सिर्फ बच्चे को स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर एक्सेसिव दे दिया है और आप उसको उसकी जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है उसके लिए आप कोई टाइम ही नहीं बचा रहे, तो बच्चा फिर इफेक्ट होगा। सो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ द टाइम, कि इतना टाइम आपने वहाँ लगाना है और इतना टाइम आपने यहाँ लगाना है। तो इसमें टीचर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आशा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज़माने के जो बच्चे थे वो सोशल इंटरेक्शन उनका ज़्यादा था, आपके बच्चों का कम हो गया हुआ है गैजेट्स की वजह से। हमारे मुझे याद है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैं 5-6 साल की होंगी मेरे पास कोई गैजेट होगा और मैं उस पर गेम्स वगैरह खेलती होंगी। मैं बहुत बड़ी होगी थी तब मुझे जाके मोबाइल भी मिला था। तो आज के आप क्या कहती हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, दूसरा इंटरेक्शन, सोशली इंटरेक्शन करने के लिए या तो दोनों के पास गैजेट्स नहीं होने चाहिए, जब वो घर में मौजूद हों तभी हम इस नुकसान को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स रोल मॉडल है। अगर पेरेंट्स से कह रहे हैं ना कि आप मोबाइल यूज ना करो और मेरे हाथ में मोबाइल है, तो बच्चे को इफेक्ट नहीं जाएगा कि जी मुझे भी यूज करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल है। इफ आई एम रीडिंग ए बुक एंड आई विल टेल माई चाइल्ड कि बेटा आपने ये नहीं पढ़ना, तो वो नहीं पढ़ेगा। सो आई एम द रोल मॉडल। सो अगर मैंने उसको कोई मोबाइल से हटाकर उसको किसी और प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाना है, तो मुझे पहले खुद उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि अगर आप उसको स्क्रीन टाइम ठीक है आप उसको दे रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ विजुअलाइज प्रोजेक्ट सिखाएं और उसको फिर उसके सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ को, कुछ जैसे लेगोज हैं, लेगोज में बच्चा उसकी जो एबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं, वो चीज़ों को तोड़ता है, जोड़ता है, डिफरेंट चीज़ें बनाता है। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको स्क्रीन टाइम पर ज़रूर दिखाएं कि इस तरह से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, लेकिन एक्चुअल उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। और अगेन, अगर आप अब बिल्कुल एक सोफे पर बैठे हैं और आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में और आप अपना मोबाइल यूज़ करें, आपका स्क्रीन टाइम ऑन है, और लेकिन आप बच्चे से डिमांड करें कि नहीं आपने अब उठ जाओ, आपका पढ़ाई का टाइम है, लेकिन आप जो है बिल्कुल लेजी हैं, आप बिल्कुल बैठे हुए, तो बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। बच्चा ये देखता है कि मदर या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर मदर या पेरेंट्स बिल्कुल लेटे हुए या सोए हुए हैं तो बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं उठता हूँ, लेकिन वो जो 1 मिनट और 2 मिनट्स का ड्यूरेशन है ना, अगर मदर फौरन उठ जाए कि बेटा नहीं दिस इज योर टाइम, दिस इज दिस टाइम, तो बच्चा फौरन ही उठ जाएगा। सो इसमें रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, पीयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स घर में सिखाते हैं, जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी टीचर्स ने सिखानी है। तो अगर टीचर्स भी, और मुझे तो इसमें है कि टीचर्स का रोल जितना उन्होंने लॉकडाउन में बच्चों को लेकर चले हैं स्क्रैच से, उन्होंने उनको स्क्रीन टाइम के साथ साथ उनकी मोटर एबिलिटीज़ को इन्हांस किया है, तो इसमें टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। उनकी बुक रीडिंग और इस किस्म के टास्क बच्चों को जो असाइन करते रहे हैं वो, सो इसमें दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन और जैसे अगर आप स्क्रीन टाइम में देखें तो स्क्रीन टाइम की कंपैटिबिलिटी में देयर इज़ अ ग्रीन टाइम। So green time is for the kids. ठीक है। As the children are more very much involved in the indoor activities. Exactly. So there is a next concept that is the green time कि बच्चा नेचर में जाए, गार्डनिंग करे, एक्सप्लोर करे कि चीज़ें कैसे ग्रो होती हैं, हमने चीज़ों को के साथ कैसे खेलना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। गार्डन का कॉन्सेप्ट, उसको प्ले ग्राउंड का कॉन्सेप्ट दिया जाए कि तो पहले अगर उसको स्क्रीन से ही दिखा दिया जाए कि ये सारा कॉन्सेप्ट है और अब इसको तुमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीजें शिफ्ट की जा रही हैं, पैराडाइम शिफ्ट किए जा रहे हैं कि हमने एक ऑन स्क्रीन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ग्रीन टाइम पे बच्चे को लेकर आए कि वो एक रियलिटी में जाए कि रियलिटी इज समथिंग एल्स,
और जो आर्टिफिशियल जोन है वो आर्टिफिशियल जोन है। अब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे एग्जैक्टली और इसकी वजह से गैजेट्स की वजह से ही आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हुई हैं बच्चों की। जितनी भी वो पहले हम बाहर जाके खेला करते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों के साथ, अब वो बच्चे बाहर ही नहीं जाते। उनकी एक तो वो नशोनुमा भी हो रही है, जहनी नशोनुमा भी मुतासर हो रही है, वो उनकी हाइट भी नहीं उस तरह से बढ़ रही आजकल के। ओबेसिटी सबसे ज्यादा बच्चों में आजकल पाई जा रही है, एक तो जंक फूड और दूसरा स्क्रीन टाइम की वजह जी। वो जंक फूड साथ ही लेते हैं, साथ ही बैठ जाते हैं वो उसमें टीनेजर्स में, और ये जो 5 to 7 ईयर्स है इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। कि जैसे अब जो बच्चों की जो फिंगर टैपिंग है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और अगर बच्चे ने क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेली है तो थक गया हूँ मैं। Exactly. ये एक जो है ना वो एक क्राइम स्पेल आता है कि मैं थक गया हूँ। हाँ जी, स्टेमिना नहीं आता, थोड़ा सा चलते हैं बच्चे थक जाते हैं, और चाहे उनको स्क्रीन टाइम पे जितनी देर मर्जी बिठा लो। हाँ। तो वो जो है ना वो उनका रहता है कि जी ठीक है। लेकिन अब ये है कि इसमें फायदा किसका है? हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आउटडोर, वो बिल्कुल जो शोल्डर्स जो उनके झुके हुए हैं बिल्कुल ऐसी आ रही है। लेकिन जो अगर आप अपने इंसेस्टर्स को देखें, अपनी अभी भी आपको एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे बच्चे चलते हैं तो वो थक जाते हैं कि जी ये तो हम थक गए हैं। हाँ। तो इसको हमें शिफ्ट करना चाहिए। सो इसमें जो है वो टीचर्स का, पेरेंट्स का और रोल मॉडलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे का कोई कैरेक्टर है जो कि उसको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि बच्चों से सीखेगा, तो उस कैरेक्टर की आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि वो ग्रीन टाइम या अपना वो रियलिटी में जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सो यू कैन टेक दिस एनिमेटेड वीडियो कि आप बच्चों को सिखाएं कि आपने कैसे किस तरह से ऑन स्क्रीन टाइम अपना काम किया। वही कह सकते हैं ना, घर से ही आपने एक रोल मॉडल बनाना है बच्चों के लिए, ताकि वो उसको सीख के और उसको देख कर सीख सकें कि हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। आयशा शिराज हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने बताया। और जनाब, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि किस तरह अपने बच्चों के हवाले से कुछ इकदाम करने हैं और एहतियात करनी है, ताकि उनकी नशोनुमा, उनकी नफ्सियाती तौर पर जो नशोनुमा है वो भी अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मुल्क में राइज निज़ाम तालीम के हवाले से। तो नाकदीन की जानिब से मुल्क की निज़ाम तालीम पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जाते हैं, जिनमें एक अहम शिकवा ये भी होता है कि दुनिया की बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर बहुत निचले दर्जे पर है। लेकिन अब शिकवा भी दूर होने वाला है ये, क्योंकि इंटरनेशनल रैंकिंग में एक के बाद दूसरी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज रैंकिंग बेहतर बनाने में कामयाब हो रही हैं। जामियात की आलमी रैंकिंग करने वाले इदारे QS ने अपनी नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने नई QS रैंकिंग में शानदार कामयाबी भी हासिल की है। यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन 62% जामियात में शुमार कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन 1000 से 801 जामियात में शामिल हो गई है। जामिया पंजाब 2018 में दुनिया की बेहतरीन 78% जामियात में शामिल थी और मुख्तसर अरसे में जामिया की रैंकिंग में 16% तरक्की हुई है। और 2 साल में पंजाब यूनिवर्सिटी की एशियन रैंकिंग में 39 दर्जे बेहतरी हुई है। QS रैंकिंग होती क्या है और इसमें रैंकिंग बेहतर होने से क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हैं, चेयरमैन है रैंकिंग कमेटी पंजाब यूनिवर्सिटी के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मुबारक हमारी तरफ से। और मुझे बताइएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम जैसे QS रैंकिंग ने जो है वो 62% जो है यूनिवर्सिटीज़ में शामिल कर लिया है, तो एक्चुअली QS होता क्या है और इस रैंकिंग में आने से पंजाब यूनिवर्सिटी को कितना फ़ायदा हुआ है? देखें जी, बहुत सारी एजेंसीज हैं इंटरनेशनली जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती हैं। यूनिवर्सिटी की तादाद तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में, कोई 36,000 से ज़्यादा बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग 40,000 से ज़्यादा कहते हैं। लेकिन रैंकिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि टॉप 1000 या टॉप 1500 की लिस्ट जारी करती हैं हर साल। ठीक है। तो पाकिस्तान की चंद एक जामियात ही उन रैंकिंग सर्विसेज में शामिल होने के काबिल होती हैं। तो QS रैंकिंग जो है ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मानी जाती है। हमारे पाकिस्तानी जो इदारे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन हो या हमारी गवर्नमेंट हो, वो भी अपने बहुत सारे फैसलों में QS की रैंकिंग को ही कंसिडर करती है। ठीक है। ये UK बेस्ड एक कंपनी है, इंटरनेशनली ये काम करती है
और हर साल ये इंटरनेशनल रैंकिंग की लिस्ट जारी करती है, फिर रीजन की करती है, एशिया की जैसे अच्छा। हो गई, फिर सब्जेक्ट्स की करती है। ठीक है। तो अभी कल रात को ही इन्होंने अपने पोर्टल पे शेयर किया है। उसमें जो है वो पाकिस्तान की 11 जामियात शामिल होने में कामयाब हो सकी हैं। 1300 की लिस्ट उन्होंने इस दफ़ा जारी की है। अच्छा। तो पाकिस्तान की 11 जामियात हैं, इनमें से 4 जो हैं वो फेडरल की हैं, ठीक है, और 6 पंजाब की हैं, 1 सिंध की है। अच्छा, इस तरह से तो मतलब पंजाब के लिए बड़ा एक अच्छा जी बिल्कुल एजाज की बात है। फीडबैक आया है हमें कि 6 पंजाब की जी 6 यूनिवर्सिटीज पंजाब जो हैं की इसमें, हैं, उनमें से 4 गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, 2 प्राइवेट सेक्टर दो प्राइवेट सेक्टर्स की भी इसमें आई हैं। तो सर हमने देखा कि 2018 में जो यूनिवर्सिटी थी पंजाब यूनिवर्सिटी, वो 78 जो परसेंटेज थी उसमें यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुई थी, और 3 साल बाद अब ये 62 पर आ गई है। तो किस तरह आप लोगों ने इसकी परसेंटेज को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए? इसमें ऐसा है जी कि हमने 2018 में पहली दफ़ा इसमें एंटर हुए थे। अच्छा, ठीक है। और हमने डाटा भेजा था। कुछ डाटा ये हमसे मांगते हैं, कुछ ये अपने तौर पर कलेक्ट करते हैं दुनिया के डाटाबेसेस से और जगहों से। ये सर्वे भी कराते हैं, ठीक है। लाखों लोगों को सर्वे भेजते हैं दुनिया भर में कि आप अच्छा। बताएं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, आपके रीजन में कौन सी हैं, इंटरनेशनली कौन सी हैं, आपके मुल्क में कौन सी हैं। तो उनकी बेसिस पे ये फैसला होता है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक क्राइटेरिया है परसेंटाइल रैंकिंग। ठीक है। परसेंटाइल में आज से 4 साल पहले हम खड़े थे 78% ऑफ द टॉप। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज़ करते गए। तो पहले साल हम जो है वो आ गए उसमें 75 पे, फिर हम आ गए 68 पे। ठीक है। इस साल हम 61.6 का परसेंटाइल में आ गए हैं, और इसको होल नंबर किया जाए तो इसको QS खुद कहता है कि ये 62%। ठीक है। तो PU जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है। हाँ, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है, और इंशाल्लाह आगे जो आएगी रैंकिंग आएगी उसमें और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो सर मुझे बताइएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन कौन से शोबा जो है शोबाजात हैं इस वक्त आलमी रैंकिंग या आलमी दर्जाबंदी में शामिल? इसमें ऐसा है जी कि हमारा जो सबसे अच्छा जो शोबा जो आलमी रैंकिंग में सबसे आगे है वो हमारा पेट्रोलियम का है शोबा। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट साइंसेस है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है। यानी शुरू में हम लोग जो हैं वो 3 सब्जेक्ट्स में रैंक हुए, उसके अगले साल हम 5 में हो गए। अच्छा, अभी इस साल हम 13 सब्जेक्ट्स में रैंक हुए। अच्छा जी, 13 सब्जेक्ट रैंकिंग में हम, यानी हमारे 13 सब्जेक्ट्स जो हैं वो QS की रैंकिंग में शामिल हो। ठीक है। और उसके टॉप 3 वाले कौन से हैं? जी, टॉप 3 वाले आप कह लीजिए एग्रीकल्चर है, ठीक है, पेट्रोलियम है और फिजिक्स है। अच्छा, ये 3 टॉप 3 पे आ रहे हैं इस वक्त शोबाजात जितने भी है पंजाब यूनिवर्सिटी के। कितना रुझान आपको बहुत है बच्चों का इस साइड पर आने के? ये रैंकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी एक स्टूडेंट बॉडी को हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। और आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी आपसे बात हुई थी इसी प्रोग्राम में, तो मैंने अपने नाजरीन के साथ शेयर किया था कि फ़ीस तकरीबन ना होने के बराबर है। बिल्कुल। यानी आज हमारा इस शहर में प्राइमरी का बच्चा भी इससे कम फीस पे करता है, यानी प्राइमरी का बच्चा ज़्यादा फीस पे करता है, और हमारी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म उससे कम फीस पे करता है। और हम लोग जो हैं वो 28,000 तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे आफ्टरनून इवनिंग प्रोग्राम को मिला के तो 47,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम कैटर कर रहे हैं इस मुल्क के। अच्छा। तो गरीब तालिब इल्म भी यहाँ पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है। तो पाकिस्तान की इस लिहाज से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी तो ये है ही। तो हमारे तकरीबन सभी एरियाज़ में, सभी सब्जेक्ट्स में जो है वो तालिब इल्मों की जो है एक बहुत बड़ी तादाद आती है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। यानी हम लोग हर साल जो है वो 10,000 के करीब एप्लीकेंट लेते हैं जिनको दाखिला देते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में एप्लीकेंट्स आते हैं। हाँ। उनमें से मेरिट की बुनियाद पे हम लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादा बच्चे किस साइड पर, कौन से सब्जेक्ट या कौन से डिपार्टमेंट के साइड पर उनका? देखें, जैसे मुल्क भर में है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे आना चाहते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर साइंसेज में आना चाहते हैं, आर्ट्स की या सोशल साइंसेज की बारी उसके बाद आती है। तो वही रुझान हमारे यहाँ भी यहाँ पे भी है। और सर हमने देखा था कि दुनिया की 100 जामियात में शमूलियत के लिए हायर एजुकेशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी और UET को सालाना 10 अरब रुपए देने की पेशकश की थी। सर आपने क्या कबूल कर ली थी, और क्या इसके हवाले से क्या जी इक़दाम? बिल्कुल, अभी असल में वो एक प्रपोजल है, वो अभी इब्तदाई मराहल में है। ठीक है। उन्होंने अभी नाम लेके यूनिवर्सिटीज को ऑफर नहीं किया, एक जनरल बात की है कि हम इस पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटीज अच्छी जा रही हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, ठीक है, उनको हम ये देंगे। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमसे वो मांगेंगे, उसका उन्होंने निशानदेही की है, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी परफॉर्मेंस जिस तरह से जा रही है आगे, वो फंडिंग लेने में हम कामयाब होंगे।
तो सर अगर फंडिंग मिल जाती है क्योंकि उन्होंने बोला है, तो फिर उस पैसे को किस तरह उसका यूजेज किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा? हमारे यहाँ जो साइंटिफिक लैब्स हैं उसकी कमी हम महसूस करते हैं। ठीक है। यानी आप हैरान होंगे कि आज के ज़माने में भी हमारे पास 40-50 साल पुरानी मशीनरी भी है। अच्छा। और हमारे असाज़ा और साइंटिस्टों की हिम्मत है कि उस मशीनरी को भी कोई, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना, जुगाड़ लगा के, हाँ, वो काम कर रहे हैं। तो मैं एक लैब में गया, अभी कल की बात है, तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा ये मशीन कितनी पुरानी है? ये जी 80s की है। अच्छा। तो मैंने कहा ये चल कैसे रही है? कहने लगे जी हमारे स्टूडेंट्स ने इसके स्विच वगैरह जो है वो बाद में लगाए हैं। और मैं हैरान था कि उसको अभी तक चला रहे हैं और उससे काम ले रहे हैं। हाँ। तो हम इस मुश्किल में हैं, अपनी लैब्स को बेहतर करेंगे, लाइब्रेरी के लिए बजट हमारा कम होता है, उसको हम बेहतर करेंगे। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात जो इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए बड़ी ज़रूरी है वो है स्टूडेंट टीचर रेशो। अच्छा। इस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी ये रेशो ख़राब है। अगर हमने रैंकिंग में और आगे जाना है, अब जैसे मिसाल, मैं आपको मिसाल देता हूँ, MIT या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड आगे हैं, उनके स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो 4, 5 और 6 है। ठीक है। यानी 6 तालिब इल्म के लिए एक टीचर। ठीक है। हमारी इस वक्त जो रेशो है वो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 22 है। 22 है। उसे बेहतर करने के लिए जरूरी है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने के बजाय नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ा दें। उसके लिए बजट चाहिए। हाँ, तो ये पैसा जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करें। और वो भी PhD टीचर्स बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, वो होंगे तभी हम और आगे आजकल बढ़ अल्लाह का सकते शुक्र है कि आजकल PhD टीचर अवेलेबल भी हैं। ठीक है, मतलब अब लोगों का रुझान है। पहले मुश्किल होती थी, लेकिन आज अवेलेबल है। अब लोगों को आसान लगना शुरू हो गया है। लेकिन सर एक बहुत, बेशक ये कोई शक करने वाली बात भी नहीं है, और हम देखते भी हैं वो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या कोई और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, वो कहीं भी जाके काम करते हैं ना तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और हमें पता होता है कि वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी लोग शिकवा करते हैं कि आलमी रैंकिंग में हमारे जो एजुकेशनल सेक्टर है वो पीछे क्यों है इतना? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों में पोटेंशियल तो है। हमारे लोग सलाहियत के एतबार से किसी से कम नहीं। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। बस ये है कि एक सिस्टम बना के दिया जाए, फंड दिया जाए, प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता तालीम को। ऐसे ही है गवर्नमेंट की जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त तो हमारी जो खासतौर पे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, उनको तो सैलरी देने के लाले पड़े हुए हैं। यानी इस वक्त कोरोना की वजह अगर वो सैलरीज दे पा रही हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। आए दिन आप खबरें पढ़ते हैं कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में सैलरी बंद हो गई, सैलरी को कट लग गया। तो इन हालात में सैलरी भी दे पाए तो बड़ी बात है। और मैं तो बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ टीचर्स को बढ़ाने की, और लैब्स को इम्प्रूव करने की, लाइब्रेरीज में बुक्स को मजीद मंगवाने की, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स हम मंगवा नहीं पाते, उसके लिए फंड्स चाहिए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बजट का सीजन आजकल चल रहा है, तो अरबाब इख्तियार से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ाएं ताकि यूनिवर्सिटीज़ अच्छा परफॉर्म करें और इंटरनेशनल रैंकिंग में और आगे जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, उससे हम और आगे जाएंगे। और सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर रिसर्च कल्चर का बहुत ज़्यादा फुकदान है। यहाँ पर हमें रिसर्च करना ना सिखाया जाता है, ना बताया जाता है कि आपने किस तरह करनी है। तो क्या निचली सतह से हमने शुरू करना है, स्कूलिंग से ही हमें रिसर्च करना सिखाई जाए ताकि हम यूनिवर्सिटी में जाए तो हमें पता हो? बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है ना, ये बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ इसकी शदीद कमी है। यानी स्कूल लेवल के बच्चे को हमें बताना चाहिए कि आर्गूमेंट कैसे बिल्ड करते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, उसके लिए एविडेंस कैसे इकट्ठा करते हैं, एविडेंस को उसमें रिपोर्ट कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम बातें हमारे यहाँ पे तालिब इल्म पढ़ भी जाता है, MA या बाज़ का PhD तक कर जाता है, लेकिन इन बातों से महरूम रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही वजह है कि वो इलॉजिकल बातें करते हैं। तो लॉजिकल एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपका एविडेंस और आपकी आर्गुमेंटेशन जो है वो लॉजिकल हो। तो इस किस्म के सब्जेक्ट्स मैं रिकमेंड करूंगा कि स्कूल लेवल से शुरू किए जाएं और फिर हर लेवल पे इनको इम्प्लीमेंट करें। हाँ, और सर हम देख रहे हैं कि अगर बाहर के ममालिक के लोग देखें तो वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो क्या यहाँ पर साइंस पढ़ने का शौक नहीं है, लोग शौकीन नहीं है टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते? साइंस के शौकीन तो हैं। हाँ, यानी आप अगर मेरिट देखें इस मुल्क में, बच्चा जो करना चाहता है उसका मेरिट देखें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का मेरिट आज भी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं, यानी साइंस के सब्जेक्ट से भागते नहीं है। अब हमारे सिस्टम पे है कि हम किस तरह से उनको एक साइंटिस्ट बनाएं। ठीक है, यानी उनके लिए फैसिलिटीज दें, उनके लिए हम अच्छे टीचर लाएं। अब देखें ना, बाहर के मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ टीचर हैं अच्छी यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर हम उनको यहाँ इन्वाइट करें
तो इस सैलरी पर तो आने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब यहाँ ये पर ब्रेन ड्रेन हमारा जो है वो जारी रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पर वो उनको सहूलियात नहीं मिलती, इसलिए वो फिर बाहर का रुख कर लेते ये हैं। नहीं मिलती। अपनी सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज और वो सारा कुछ होता है वो उनको हमें बाहर अपने नजर आ रहा एजुकेशनल होता है। कल्चर exactly. को भी बेहतर करने की जरूरत है, और फिर हमें फंडिंग की भी जरूरत है, और हमें बहुत अच्छा सिस्टम बना के देने की लिए। और मेरे ख्याल से हमें फिर बच्चों को जब वो स्कूल लेवल में ही होते हैं तो लैब्स की तरफ रुझान भी उनको उसी साइड पर स्कूलिंग से ही उनको करना चाहिए, ताकि वो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करें और बड़े होकर फिर वो उनका रुझान उस तरफ बढ़े। क्योंकि अब लैब्स का भी हमने देखा, जैसे आपने भी बताया है कि फुकदान हो चुका है। स्कूल लेवल पे साइंस टीचर्स तो हैं, लेकिन लैब्स का वहाँ भी बुरा हाल है, बुरा हाल है, लाइब्रेरीज का वहाँ भी बुरा हाल है। बिल्कुल। तो वहाँ भी हम जो है इसको प्रायोरिटी पे रखें। और मैं तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा, पंजाब गवर्नमेंट के हमारे अरबाब इक़्तिदार सुन रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के सुन रहे हैं, तो एजुकेशन को प्लीज आप जो है वो प्रायोरिटी दीजिए, ताकि ये मुल्क तरक्की करे। साइंस में तरक्की, मुआशरत में तरक्की, इकोनॉमी में, हर जगह एजुकेशन के जरिए होगी। अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे कौम को, तो कौम बहुत पीछे रह जाएगी। और जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, फैसिलिटेट किया जाएगा बच्चों को भी और तालीमी निज़ाम को भी, उतना ही हम बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। लैब्स का फुकदान है, वो हमारी जनरेशन को या हमारी कौम को कितना पीछे भेज रहा है, बहुत पीछे भेज रहा है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया ना, हाँ, कि 1980 की एक मशीन है एग्जैक्टली, और कुछ पुर्जे उसके बाहर उस मशीन से बाहर रखे हुए हैं। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे जी इसका ये कीबोर्ड काम करना बंद कर गया था, तो हमने एक लोकल कीबोर्ड तैयार किया है इसको फंक्शनल रखने के लिए। ठीक है। तो वो जाहिर है इसकी बॉडी में फिट नहीं होता, तो हमने अलहदा इसको रख दिया, इसकी तारें इसके साथ जोड़ दी। अब वो मशीन देखने में तो अजीब सी लग रही है, लेकिन काम कर रही है। तो मैंने कहा ये किसने किया? कहते हैं जी हमारे स्टूडेंट्स ने। मतलब हमारे पास टैलेंट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। हमारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दे के हमने ये काम करवाया। ठीक है। और वो मशीनों को फंक्शनल रख रहे हैं। तो अगर उनको नई मशीनें मिल जाएं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, नई मशीनें मिल जाएं, तो हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इन हालात में हम इंटरनेशनल रैंकिंग में सहूलियात नहीं है। आप देखें ना, दुनिया की 36 या 40 हज़ार यूनिवर्सिटीज में से अगर पहली 1000 यूनिवर्सिटीज में हमारी कुछ यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, तो इसका मतलब है टैलेंट तो है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये है कि उस टैलेंट को लेके चला जाए, उनका साथ दिया जाए, और वो और आगे ले जाएंगे पाकिस्तान। मतलब अगर हमारे इस चीज़ का फुकदान है, हमारे निज़ाम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है, हमें बिल्कुल है, निज़ाम तालीम को बिल्कुल ओवरऑल करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें करिकुलम में कुछ बुनियादी तब्दीलियां जो हैं वो बच्चों के यानी प्राइमरी स्कूलिंग से ही स्टार्ट करें। बिल्कुल प्राइमरी लेवल से, हाँ प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक ही चीज़ एक ही बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चे पढ़ेंगे एक ही चीज़, तो ही मेरे ख्याल से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हमारा निज़ाम तालीम बेहतर हो सकता है, हम इसमें तरक्की कर सकते हैं। और भी प्रोफेसर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन रैंकिंग कमेटी पंजाब यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से। तो जब भी मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है तो लोड शेडिंग शहरियों का जीना मुहाल कर देती है। माजी में तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग आवाम का मुकद्दर रही है। लोड शेडिंग से मुकम्मल छुटकारा तो नहीं मिल सका, लेकिन माजी के मुकाबले में हालात अब कुछ बेहतर है। लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह निज़ाम का बोसीदा होना भी है। जब गर्मी बढ़ती है और बिजली की तलब में इजाफा होता है तो सिस्टम पर लोड बढ़ने की वजह से फनी खराबियों और ट्रांसफार्मर्स खराब होने की शिकायत भी बढ़ जाती हैं। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होने के बाइस मसाइल का सामना है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, जबकि दही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। और इसके साथ एक और अहम मसला, बिजली की लटकती तारें लाहौर के बासियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बात करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन मौजूद हैं। फ़हद खुश आमदीद, और कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद, गर्मी की शिद्दत जैसे ही बढ़ी है लोड शेडिंग भी बढ़ना शुरू हो गई है। मतलब अभी इतनी गर्मी आई नहीं है कि लोड शेडिंग फ़ौरन से आंख मचोली उसकी शुरू हो गई है। शहरियों को इस वक्त आप क्या कहते हो, इस वक्त कितने मेगा वाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है? क्या नेशनल ग्रिड से जो मतलूबा बिजली हमें फराम की जा रही है उससे काफ़ी नहीं है?
जी ये बेसिकली तो ये कोई लोगों को अब लोग यूज टू हो चुके हैं इस वाले से ना, क्योंकि ये हर साल यही सिलसिला होता है। हर साल हम जो है ना वो हुकूमत के दावे सुनते हैं कि जी इस साल लोड शेडिंग नहीं होगी, हाँ। बिजली पूरी है, किसी किस्म के मामला जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, मगर अमली तौर पर जो है ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ ख्वाब ही दिखाई देता है कि ये हुकूमती दावे जो है वो जो है ना वो बस दावे तक महदूद रहते हैं। अब देखें गर्मी बढ़ी है और उसके साथ ही जो है वो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया और हाँ। लाहौर में तो इतनी लोड शेडिंग जो है वो नहीं हो रही, जो एलानिया लोड शेडिंग है। गैर एलानिया तो मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है कि जो है ना वो लाहौर में तो नहीं हो रही, मगर जो देही इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, लाहौर के अतराफ में जो इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त बुरी सूरत हाल है। अच्छा। 8 से 10 घंटे की वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है और ये इस वक्त पूरे मुल्क की सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है। आप देखें कि पूरे मुल्क में इस वक्त 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, यानी कि 23-23.5 हजार बिजली की जो है वो मेगावाट बिजली की जरूरत है पूरे मुल्क की, आपको बात बता रहा हूँ। और 19,250 मेगावाट जो है वो पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है, यानी कि 400 मेगावाट से जायद का शॉर्टफॉल है। और अगर अब लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में गुज़िश्ता रोज जो है वो 4650 मेगावाट बिजली की तलब थी। अच्छा। और जो है वो 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना था, यानी कि 3800, 3700 और 4000 मेगावाट हाँ। तक जो है वो बिजली फराहम की जा रही थी, 4200 मेगावाट तक। ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि लोड जो है वो गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो लोड भी बढ़ जाता है और तलब भी बढ़ जाती है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम होती है तो गर्मी वो जो है ना वो बिजली की तलब भी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो मेन वजह है जो पावर डिवीजन की जानिब से बताई जा रही है कि तरबेला में पानी जो है वो उसका खराज कम है। 3000 मेगावाट बिजली जो है वो वहां से बनती थी वो नहीं बन रही। अच्छा, पानी कम हो गया, पानी कम, उसका खराज कम है। ठीक है। वहां से जो हाइडल बिजली बनती थी वो नहीं बन रही। उसकी वजह से मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली जो है वो कम फराहम की जा रही है, जिसके बाइस ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फहद, आपसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है CEO हैं लेस्को के चौधरी मोहम्मद अमीन साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत के साथ साथ जो लोड शेडिंग की शिद्दत भी है वो भी बढ़ती जा रही है, तो शहर को इस वक्त कितने मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है और क्या जो नेशनल ग्रिड से मतलूबा बिजली फराहम करने पर लोड शेडिंग हो रही है? मैं इसमें शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। असल में इस वक्त हमारे पास जो शहर लाहौर है इसमें कोई लोड शेडिंग नहीं है किसी किस्म की भी, और हमारे पास शॉर्टफॉल भी इस वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभार कोई जो है हमारा जो है जो पावर हाउस है वो आउटेज की वजह से कभी कभार हमें लोड शेड करना पड़ता है, लेकिन लाहौर शहर में हमने कोई लोड शेडिंग हमारी नहीं है। सर, अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो सर वहां पर भी और भी बेशतर इलाके हैं जहां पर कल लोड शेडिंग रही है, सारी रात लाइट बंद रही है। नहीं, उसमें मैं गुजारिश करूंगा, वो बार दफा कुछ इवेंट ऐसा आ जाता है, जैसे कि कल ऐसा हुआ कि एक हमारी 132 kV की लाइन है जी, जिसके नीचे एक घर जो है उसने तीसरी मंजिल के ऊपर भी एक वॉशरूम बना लिया। तो ये वो हमारी जो कल गर्मी बहुत ज्यादा थी और जो सैल था वो जाहिर है गर्मी के साथ तारें जो है वो भी थोड़ी गर्म होकर नीची हो जाती हैं, तो वहां से किसी ने रिपोर्ट किया कि जी वहां से ऐसे लग रहा है जैसे धुआं निकल रहा हो, तो वो फौरी तौर पे फिर इंटरसेप्ट किया, वो लाइनें बंद की, जिसकी वजह से हमारे जो 3 ग्रेड थे वो बंद हुए, लेकिन हमने 70% एरिया दूसरी तरफ से चला दिया। 30% तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए हमने वो सारी उनकी बिल्डिंग जो है डिमॉलिश की और तब जाके हमने उनको फिर चलाया। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप, चूंकि अभी आपकी बात ऑन एयर जा रही है, मेरी बात ऑन एयर जा रही है, तो लोगों को सेफ्टी के हवाले से भी थोड़ा सा बताया जाए कि गलियों के अंदर जो है 10 फुट की पहले गली होती है, जो 15 फुट की दोनों तरफ से 3-3, 4-4 फुट शेड निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बिजली की लाइनें जो है वो करीब आ जाती हैं और बच्चे या औरतें कपड़े डालने के लिए बालकुनियां बाहर को निकली होती हैं, तो वो बड़ी हैजर्ड है लाइफ के लिए, उसको अवॉइड किया जाए। और इस वक्त जी मुझे बताइएगा कि अगर लोड शेडिंग अगर होती है तो क्या उसके हवाले से कोई स्केड्यूल जारी किया जाता है कि कितनी लोड शेडिंग होनी है, उस हवाले से एक शेड्यूल बनाया जाए? जी, हमारी इस वक्त लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो है लाइन लॉसेज के हिसाब से। वो हमारे चंद फीडर हैं, जो 16 फीडर हैं हमारे, वो शहर लाहौर का कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का कोई नहीं है, वो फारफलंग जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे रिकवरी की रेशो कम है और लॉसेज ज्यादा हैं, चोरी है बॉर्डर एरिया में,
वो हमारे 16 फीडर हैं, उन पे हम 4 घंटे लोड शेडिंग करते हैं 24 घंटे में। ठीक है। उसके अलावा हमारी लोड शेडिंग कहीं पे भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हॉट वेदर जो है वो एक्सट्रीम अब जो है ना स्टार्ट हो गया है, उसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ने की वजह से एक तो ये है कि अल्टीमेट लोड हमारा बढ़ गया है। जो हमारा 2000 के करीब होता था मेगावाट, वो अब 4300 पे वो क्रॉस कर गया इसको अब कल ना जी। तो उसकी वजह से हाँ, सिस्टम पे लोड ज्यादा आने की वजह से कुछ लोगों के वीक पॉइंट, जैसे कोई किसी की पीवीसी है, कहीं पे जोड़ को लूज है, वो जल गया, या ट्रांसफार्मर पे लोड ज्यादा अनबैलेंस होने की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया। अदरवाइज अगर एज ए होल देखा जाए सिस्टम को तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है सिस्टम, और हमारे लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। फहद भी हमारे साथ मौजूद है। फहद, आप कोई बात करना चाहिए क्योंकि आप तो फील्ड में होते हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता है। अच्छा मुनीब भाई, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त पूरे मुल्क की यही सिचुएशन है। अच्छा। जो सीए साहब बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मैंने आपको बताया कि तरबेला से पानी की जो है वो खराज कम हुआ है, जिसके बाद 3000 मेगावाट जो बिजली है वो सिस्टम से निकली है, और उसकी वजह से जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त पूरे मुल्क की, वो 24,000 मेगावाट तक जो है वो बिजली की तलब पहुंच चुके हैं, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और वही मेरी वाली बात उन्होंने जो है वो उसको सेकंड किया है कि हमें लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब आपने कनेक्शन लेना है तो फिर उस हिसाब से आप अपनी डिमांड जो है वो मुतलका कंपनी को दें कि मैंने इस हिसाब से इतने मेगावाट का कनेक्शन लेना है, इतने केवी का कनेक्शन लेना है। उस हिसाब से जो फिर चूंकि अब सूरत हाल ये है कि लोगों ने जो है वो मैंने आपको बताया कि लिखते कुछ है और लोड उनका कुछ होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कंपनी है वो भी अपने उस हिसाब से वहां पर ट्रांसफार्मर लगाती है। ट्रांसफार्मर का जो है वो कैपेसिटी कम होती है, लोड वहां पर ज्यादा होता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर फट जाता है। इसलिए सर आपने भी बात की कि लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा अपना दिखाना है और दूसरे तारे गर्म हो जाती हैं, तो इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा बुसीदा हो चुका है, पुराना हो चुका है। हम देखते हैं कि लटकती तारें हमें नजर आ रही होती हैं, ट्रांसफार्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो क्या उनको रिप्लेस करने के लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? एक तो हम जो जब ये गर्मियां गुजर जाएंगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हम जो हमारा गर्मियों का डेटाबेस है उसके मुताबिक हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं अपनी लाइनों की। जैसे फाज साहब ने बताया कि अब गर्मियां जब अब देखें, एक घर में पिछले साल एसी लगा हुआ था एक, अब 2 एसी और उसने ऐड कर दिए, और कंपनी को कुछ पता नहीं है। कंपनी को तब जाके पता चलता है जब आज का दिन आ गया और गर्मी बढ़ी हो, एकदम 3 एसी का लोड आ गया। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो तो लोग पिछले साल हमने उनका जो लोड था उसको कैटर करने के लिए वो बेहतरीन था, उसको कैटर कर रहा था। एकदम लोगों ने लोड बढ़ाया तो वो ट्रांसफार्मर कम पड़ गया, कम कैपेसिटी का हो गया। अब ये हमारी केस स्टडी बन गया। अब हमने उसको ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करना है, तो उसको अपग्रेड करने का ये है कि हम कोशिश करते हैं कि उसका फिलहाल लोड कहीं रीएलोकेट करें, उसको बैलेंस करें और फिर उसको ट्रांसफार्मर को चेंज करें। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे जो सार्फिन हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास 2 तरह से करना चाहिए। एक तो ये है कि अगर वो लोड बढ़ाते हैं एक्चुअली तो कंपनी से उसको एक्सटेंशन ऑफ लोड रिकॉर्ड करा दें, ताकि कंपनी अपना खास तौर पे ट्रांसफार्मर जो है उसके मुताबिक अपनी कैपेसिटी बेहतर कर ले। और दूसरा हैजर्ड के हवाले से ये है कि आपने देखा होगा तारें, लटकी तारें, एक्चुअली लटकी हुई तारों को अगर गौर से देखें तो वापडा की वो तारें कम होती हैं, ना होने के बराबर भी होती हैं, और वो सारी की सारी या तो टीवी केबल्स की होती हैं या टेलीफोन की होती हैं या नेटवर्क वाले जो हैं उनकी होती हैं। हम उनको नोटिस देते रहते हैं, और बाज़ दफा जब वो नोटिस को नहीं कंप्लाई विद करते तो बाज़ दफा वो तारों को हम जो है वो काट भी देते हैं, फिर वो दुरुस्त करते हैं। वो शैबी जो तारें नजर आती हैं वो महकमा लेस्को की वजह से आम तौर पे नहीं होती। ये नहीं मैं कहता कि लेस्को की नहीं है, और जहाँ जहाँ रिपोर्ट होती है कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी टीमें बनी हुई हैं और वो इस पे काम कर रही होती है। सर एक मसला हमने देखा है कि बिलों की रिकवरी का भी आता है, तो जिसकी बुनियाद पर बिजली चोरी बनती है, तो इस वक्त लाहौर में रिकवरी रेट कितना है और जो बिजली चोरों के खिलाफ कितनी मौसर कार्रवाई की जा रही है? देखिए उसमें ये है कि रिकवरी की पोजीशन हमारी लेस्को की 100% जा रही थी, लेकिन ये पिछले महीने कोविड की वजह से इंडस्ट्री की पेमेंट तो ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है कि डोमेस्टिक की रिकवरी हमारी जो है वो 94% पिछले महीने जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो उसमें ज़ाहिर है लोगों को परेशानी थी, लेकिन अभी कोविड की सूरत हाल भी कुछ बेहतर हो गई है,
और रिकवरी भी इंशाल्लाह ताला इस महीने में हमारी बेहतर होगी। दूसरा है चोरी। चोरी तो हमारा मुसलसल एक जो है ना, वो यूं कह लें कि जो है वो हाथ और बादल की लड़ाई जो है हमेशा से जारी है, और उसके लिए हमारे 2-3 फोरम हैं। एक तो हमारे सब डिवीजन के लेवल पे टीमें बनी हुई हैं, वो डेली चेक करती हैं। उसके अलावा FIA के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, FIA की टीमें हमारे साथ सपोर्ट करके वो भी हम कर रहे हैं। और इन दिनों में पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके साथ भी एक जो है वो चल रही है, क्योंकि उनकी कोलैबोरेशन के साथ जैसे 2013 में हमने एक की थी, उसी तरह से उसी पैटर्न पे वो भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में वो भी लॉन्च हो जाएगी। उसकी मॉडलिटीज भी तय हो रही हैं। सर एक मंसूबा था तारों को अंडरग्राउंड करने का, तो वो मंसूबे के बारे में बताइएगा, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, तारों का अंडरग्राउंड करना, जो हमारी नई कॉलोनीज हैं वो तो सारी की सारी अंडरग्राउंड जा रही हैं, जो पॉश कॉलोनीज बन रही हैं, और ट्रेंड भी जा रहा है अंडरग्राउंड के लिए। DHA में भी उन्होंने जो है वो अंडरग्राउंड जो है अपनी तारें मेन बुलेवार्ड पे और सारी उन्होंने करवा दी। मार रोड को अंडरग्राउंड करने का एक मंसूबा था, लेकिन चूंकि ये बहुत महंगा एक प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए फंडिंग के थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी अगर फंडिंग का इशू कोई सॉल्व होता है तो ये ग्रेजुअली जो है हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि इससे जो है ना हमारी जो सेफ्टी हैजर्ड जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अमरीक भाई, इस वक्त मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो लेस्को को पेश आ रहा है ना, वो है स्टाफ की किल्लत का। ठीक है। स्टाफ किसी भी सब डिवीजन में यार्ड स्टिक के मुताबिक नहीं है। एक लाइनमैन जो है वो 3-3, 4-4 बंदों का काम कर रहा है, और भर्ती जो है वो गुज़िश्ता 5-6 साल से नहीं हो सकी। अच्छा। उसकी वजह से बड़े मसाइल हैं लोगों को। यानी कि अगर एक कंप्लेन है तो वहाँ पर एक लाइनमैन है बेचारा, वो पता नहीं पहले किसी एक जगह पे काम कर रहा है, दूसरे बंदे वो भागते फिर रहे हैं, वहाँ पे पहुंच रहे हैं, उसके पीछे आ जाओ जी साडा भी काम कर दो। यानी कि ये एक बड़ी सिचुएशन है। तो इस हवाले से ज़रा मैं बात करना चाह रहा था सीओ साहब से कि इस हवाले से कोई इक़दामात किए जा रहे हैं? कोई पावर डिवीजन से सर कोई इजाज़त मिली है कोई भर्तियों की? क्योंकि हमारा अब बोर्ड जो है, बोर्ड और डायरेक्टर जो है हमारा लेस्को का, वो भी चेंज हो गया, तो उनको भी इस बात का शिद्दत से एहसास है, और हमने उनके भी गोश्तगार किया। प्लस जो है हमारी मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, और इसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो जारी है। उसके लिए अभी जो है ना काम किया जा रहा है, और अनकरीब जो है इंशाल्लाह ताला हमारी शॉर्टेज की कमी जो है, बिल्कुल ऐसे ही है, अनकरीब जो शॉर्टेज है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। लेस्को की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं शॉर्टफॉल के हवाले से, और तमाम तर जो हैजर्ड फ्री लाहौर को करना था उसके हवाले से भी। CEO लेस्को हमारे साथ मौजूद थे चौधरी मोहम्मद अमीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और फाद अमीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने जो मसाइल हैं, लोगों के मसाइल, उनके हवाले से हमें बताया है कि क्या क्या इंकशाफात हो सकते हैं या क्या क्या मसाइल हो सकते हैं लोगों के। तो जनाब मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।